हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं मराठा एम्पायर और मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में। मतलब कि सेम ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जिनका एम सेम था। इसी वीडियो में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि वो बहुत एक छोटा सा टॉपिक है तो अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, मैंने इसी में उसे ऐड कर दिया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मराठा स्टेट फाउंड किया था शिवाजी ने, वो इसके फाउंडर थे। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट में इन 1627। उनके पिता का नाम था शाहजी और मदर का नाम था जीजाबाई। शिवाजी इनहेरिटेड थे इस जागीर ऑफ पूना के, क्योंकि उनके पिता की थी। उनके एक गुरु भी थे, टीचर भी थे, जिनका नाम था सम्राट रामदास। दोस्तों, शिवाजी ने इस्टेब्लिश किया था एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और नेवल फोर्स को भी। शिवाजी ने रूल किया था मराठा स्टेट पर 1674 से लेकर 80 तक, और उन्हें क्राउन किया था एज अ छत्रपति शिवाजी एट रायगढ़। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट पे अपना कंट्रोल रखा था, जो फोर्ट रायगढ़ में थे, प्रतापगढ़ में थे, सिंधुदुर्ग में थे। आदिल शाह जो कि रूलर था बीजापुर का, उसने अफजल को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने उसको मार दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने डेक्कन के गवर्नर को भेजा था शाइस्ता खान को औरंगजेब को मारने के लिए, क्योंकि शिवाजी जो है वो राइज कर रहे थे, मराठास जो हैं वो राइज कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल रूलर्स थे, उन्हें दिक्कतें थी इस बात से, क्योंकि वो अपना राज चाहते थे। शिवाजी ने जो गवर्नर ऑफ डेक्कन था उसके साथ जब लड़ाई करी थी तो शिवाजी हार गए थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ हारी भी हैं जीतने से पहले। फिर औरंगजेब ने एक और इंसान को भेजा था, राजा जय को, शिवाजी को फिर से पकड़ने के लिए, मारने के लिए। शिवाजी फिर से हार गए थे और फिर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। शिवाजी जो मुगल्स के साथ बैटल लड़े रहे थे, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रोल कर्नाटका पे कर लिया था ड्यूरिंग 1677 टू 80। शिवाजी के बाद रूल किया था उनके बड़े बेटे ने, संभाजी महाराज ने, जिसने राजा राम को डिफीट किया था। यंगर सन जो था शिवाजी का, दोस्तों संभाजी ने प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड किया था अकबर सेकंड को, जो कि एक रेबेलियस सन था औरंगजेब का। संभाजी ने भी मुगल एम्पायर के साथ, औरंगजेब के साथ लड़ी थी और उसने एक्सपेंड किया था नेवी को, लेकिन संभाजी को कैप्चर कर लिया था एट संगमेश्वर। संभाजी के बाद आया था राजा राम महाराज। राजा राम को जो थ्रोन है, जो राजगद्दी है, वो मिनिस्टर्स ने दी थी। राजगढ़ के मिनिस्टर्स ने राजा राम को वो थ्रोन दिया था। राजा राम राजगढ़ से जिंजी चला गया था इन 1689, क्योंकि मुगलों ने इन्वेड कर लिया था राजगढ़ पे, और उन्होंने कैप्चर कर लिया था संभाजी की बीवी और बेटे को। राजा राम की डेथ हो गई थी सतारा में, और उसके बाद जो कैपिटल थी जी वो भी मुगल के पास चली गई थी। राजा राम ने एक नई पोस्ट को क्रिएट करा था जिसका नाम था प्रतिनिधि, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो थे वो 9 थे। संभाजी की डेथ के बाद जो कैपिटल थी, मराठा कैपिटल थी, वो शिफ्ट हो गई थी तमिलनाडु में। राजा राम के बाद जो मराठा एम्पायर का रूलर बना था वो उनका बेटा बना था शिवाजी सेकंड, लेकिन वो माइनर था, छोटा था। इसकी वजह से जो गार्डियनशिप थी, वो कंट्रोल था, वो उसकी माँ को, मतलब कि राजा राम की बीवी को मिल गया था, ताराबाई को। और ताराबाई ने भी डिफेंड पूरी अच्छी तरीके से किया था औरंगजेब के अगेंस्ट। और उनके बाद आया था शाहू महाराज। वो जो है रिलीज हुआ था बाय मुगल एम्पायर बहादुर शाह। ताराबाई की जो आर्मी थी उसको डिफीट किया था शाहू महाराज ने इन द बैटल ऑफ खेत, और ऑक्यूपाई कर लिया था सतारा को।
लेकिन जो सदर्न पार्ट था अभी भी मराठा किंगडम का, जिसकी कैपिटल थी कोल्हापुर, वो अभी भी कंटिन्यू था, अंडर था कंट्रोल में राजा राम के डिसेंडेंट्स के, मतलब उसकी जनरेशन के अंडर था वो अभी भी। शाहू का जो राज था, रेन था, उसने पेशवा को उभरते हुए, राइज करते हुए देखा था, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था मराठा किंगडम को इनटू एम्पायर, जो कि बेस्ड था कॉन्फेडरेसी प्रिंसिपल पर, मतलब सेम एम पे जो कि मराठा रूलर्स का रहा है। बात करते हैं फर्स्ट पेशवा की, जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने रूल किया था 1713 से लेकर 1720 तक। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पेशवा कौन थे, उनका नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का करियर जो था वो बिगेन हुआ था एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल, मतलब कि वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। का टाइटल पहले था सेनाकर्ता के नाम से। किसके सेनाकर्ता थे? शाहू के, इन 1708। लेकिन वो पेशवा बने थे इन 1713, की मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट पोस्ट रही है। उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है फाइनल विक्ट्री में शाहू की, बाय विनिंग ऑलमोस्ट ऑल मराठा सरदार्स, मतलब कि उन्होंने हेल्प करी थी पूरे मराठा जो सरदार्स थे उसको जीतने में, के अंडर जो भी किंगडम्स थे उन्हें जीतने में। दोस्तों, पेशवा का मतलब होता है एक टाइप का चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल पोस्ट होती है। उन्होंने एग्रीमेंट भी करा था सैयद ब्रदर्स के साथ, जो किंग मेकर थे, जिसकी वजह से जो मुगल एम्परर था उस वक्त पे फारूक सैयद, उसने रिकग्नाइज किया था शाहू को एज अ किंग। अब बात करते हैं बाजीराव फर्स्ट की, जिन्होंने रूल किया था 1720 से लेकर 1740 तक, जो कि बड़े बेटे थे बालाजी विश्वनाथ के। वो पेशवा बने थे एट एज ऑफ 20 साल की उम्र में। बाजीराव फर्स्ट एक मेंबर थे, ऑफिशियल मेंबर रहे हैं मिलिट्री ग्रुप के, जिनके पास जो टेक्निक्स थी, जो स्ट्रैटेजीज थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शिवाजी के बाद वही थे जिनके पास ऐसी स्ट्रैटेजीज थी। मराठा की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा इनके अंडर राइज की है। बाजीराव फर्स्ट के अंडर बहुत सारी मराठा फैमिलीज जो हैं वो प्रोमिनेंट बन गई थी, नोटिसेबल बन गई थी। बालाजी ने निज़ामुल मुल्क को हराया था भोपाल के पास और ट्रीटी साइन करवाई थी, ट्रीटी ऑफ दरोहा सराय। उन्होंने मुगल्स के बारे में बोला था, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री, द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्फ। बाजीराव फर्स्ट के बाद आए थे बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब बोला गया है, जिन्होंने रूल किया था 1740 से लेकर 1761 तक। दोस्तों, जो साहू था, रूलर रहा है, उसकी डेथ के बाद, और जब बाजीराव फर्स्ट की भी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो सारा कंट्रोल था वो बालाजी बाजीराव के हाथ में था, नाना साहब के अंडर था। बालाजी बाजीराव ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी थी, जो कि हुई थी 1761 में, जिसमें अहमद शाह ने उन्हें डिफीट किया था। वहीं पे एंड हो गया था मराठा पावर का भी। दोस्तों, अब बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की। ब्रिटिश जो हैं दोबारा से इन्वेड कर रहे थे मराठास के टाइम पर भी। ब्रिटिश और जो मराठास थे उनके बीच में भी कई वॉर्स हुई हैं, 3 वॉर हुई हैं। पहली वॉर थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि हुई थी 1775 से लेकर 82 तक। वो पेशवाशिप थी, वो रघुनाथ रॉय के फेवर में थी, और इंग्लिश का जो ब्रिटिशर्स थे उनके और मराठा के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स हार गए थे और उन्हें साइन करनी पड़ी थी ट्रीटी, का नाम था ट्रीटी ऑफ कलबाय। मराठास का जो कंट्रोल था टेरिटरीज पे वो अभी भी था, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं वो हार गए थे।
फिर हुई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से 5 तक हुई थी। इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे मराठा चीफ के। ब्रिटिश जो है वो अपने आप को और भी बिगर पिक्चर में ला रहे थे। इस बार मराठा को उन्होंने डिफीट कर दिया था और ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था लार्ज टेरिटरीज पर और साइन करवाई थी ट्रीटी ऑफ बैसीन। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 से लेकर 1818 तक, और इसमें उन्होंने मराठा को पूरी तरीके से हरा दिया था। अभी तक उनकी कुछ लार्ज टेरिटरीज पे कंट्रोल किया था, लेकिन अब मराठा पावर का एंड हो गया था। ब्रिटिश ने इंडिया पर कंट्रोल कर लिया था। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की और भी सारे टॉपिक्स की। आपकी कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ब्रिटिशर्स के अलावा भी कुछ लोग थे, कंट्रीज़ के लोग थे जो इंडिया पर आके बिजनेस करना चाह रहे थे, ट्रेड करना चाह रहे थे, क्योंकि इंडिया पे स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल्स थी। चाहते थे कि वो इंडिया पे कंट्रोल कर लें। ये जो सारे लोग आ रहे थे, फॉरेनर्स आ रहे थे, सारे के सारे यूरोपियंस थे। चलिए बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। एडवेंट का मतलब होता है कि कोई आ रहा है, समवन या समबडी इज अराइविंग। सबसे पहले बात करते हैं पोर्चुगीज की। वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था, फर्स्ट यूरोपियन था जो कि इंडिया आया था समुद्र के रास्ते से। वास्को डिगामा कैलीकट में आया था, मालाबार कोस्ट में इन 1498। वास्को डिगामा अफ्रीका से आ रहा था, वो पूरी दुनिया घूम रहा था और वो अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से आ रहा था, इंडिया आया था वो समुद्र के रास्ते। ये जो रास्ते से वो आया था, इसके ज़रिए उसने एक रूट ओपन कर दिया था जिससे एक डायरेक्ट ट्रेड हो पाए पोर्चुगीज़ और इंडिया के बीच में। पोर्चुगीज़ ने इस्टेब्लिश करी थी ट्रेडिंग पोर्ट्स, मतलब कि वो जगहें जहाँ से वो व्यापार कर सकते थे, खरीद बेच सकते थे। उन्होंने कोचीन में, कैनानोर में और गोवा में कंट्रोल किया था। स्पाइस का ट्रेड किया था, स्पेशली ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बाकी जो वैल्यूएबल गुड्स थे उसका भी। इसके अलावा पोर्चुगीज़ ने जब गोवा पे कंट्रोल किया था अंडर द कमांड ऑफ अफोंसो द एल्बुकर्की, और गोवा को पोर्चुगीज़ की इंडियन कैपिटल बना लिया था। गोवा एक इम्पॉर्टेंट हब रहा है ट्रेड और मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। दोस्तों, पोर्चुगीज़ का जो फर्स्ट गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को द एल्माइड। इसने इंट्रोड्यूस करी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कार्टेस सिस्टम भी बोला गया है, जिसकी वजह से जो पोर्चुगीज़ थे वो कंट्रोल कर सकते थे इंडियन ओशन पर। इस पॉलिसी के अंडर जितने भी मर्चेंट शिप्स थे, मतलब कि वो शिप्स थे जो कि सामान लेकर आ जा रहे थे, उनको एक परमिट रखना ज़रूरी था जिसका नाम था कर्टस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? पोर्चुगीज़ सबसे पहला था जिसने इस्टेब्लिश किया था इम्पीरियल को, प्रेजेंस को उसकी इंडिया में, मतलब कि कनेक्ट किया था एम्पायर को और रूलर को पोर्ट्स, पोर्ट्स और ट्रेडिंग की वजह से दो कंट्री को कनेक्ट करा था। वो कमर्शियल पर्पस से ही आए थे और उन्होंने बाद में समय के साथ साथ कंट्रोल किया था बहुत सारे फोर्ट पर और उन पर टैक्स लगा दिया था, लोकल ट्रेड पर टैक्स। उन्होंने कोशिश की थी कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर पाए और गोवा में सेंटर बन गया था कैथोलिक चर्च का इंडिया के अंदर। वो हुआ था पोर्चुगीज़ के बदौलत। लेकिन पोर्चुगीज़ की जो पावर है वो भी डिक्लाइन करने लग गई थी इन द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। उन्होंने हुगली को खो दिया था इन 1631। अब कासिम खान, जो कि एक मुग़ल नोबल था शाहजहाँ का, वो आया था
1661 में जो पोर्चुगल किंग था उसने बॉम्बे दे दिया था चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड के एज अ डाउरी, क्योंकि उसने शादी की थी उसकी फॉर्मर सिस्टर से। इंडियंस का पोर्चुगीज जो है वो दे रहा है किसे? ब्रिटिशर्स को। कमाल की बात नहीं है। इसके बाद मराठास भी जो है राइज करने लग गए थे। पोर्चुगीज के पास सिर्फ बचा था गोवा, दमन और दीव, जो कि उन्होंने कंट्रोल में रखा था टिल 1961। अब बात करते हैं डच की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, जो कि एकदम से पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी बन गई थी दुनिया की। इन लोगों को इंडिया में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस थे जो कि बाहर दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, मिर्च, कार्डमन हो गया मतलब कि इलायची, सिनेमन हो गया मतलब कि दालचीनी, बहुत सारे टेक्सटाइल गुड्स भी, इनमें डच को इंटरेस्ट था। डच ने इंडिया में कई सारी फैक्ट्री लगाई है, जैसे पुलिकट जो कि तमिलनाडु में है, नागापट्टिनम तमिलनाडु में, सूरत में लगाई है, मछलीपट्टनम में लगाई है, वेस्ट बंगाल, कोचीन, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब पे डच ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी। पुलिकट जो था वो मेन सेंटर था इंडिया में उनका टिल 1619। डच और इंग्लिश के बीच में मतलब ब्रिटिशर्स के बीच में भी एक वॉर हुई थी, जिसमें इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने डच को डिफीट कर दिया था। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बिदीरा, जो कि 1759 में हुई थी। डच और इंग्लिश दोनों ही बंगाल पे अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे, अपना कंट्रोल करना चाहते थे। बंगाल के नवाब मीर जफर ने भी ब्रिटिश के खिलाफ जो है विरोध किया था। ये बैटल लैंड और रिवर दोनों पे हुई थी और रिवर थी हुगली। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो फाउंड हुई थी 1600 में, और उनका एम था इंडिया से ट्रेड करने का। वो इनिशियली कब्जा करने नहीं आए थे, वो यहाँ पे स्पाइसेस, टेक्सटाइल और इंडिगो का ट्रेड करने आए थे, व्यापार करना चाहते थे वो। जॉन मिल्टन हॉल, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश मैन थे जिसने ट्रैवल किया था इंडिया में, लेकिन वो ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता था। वो ट्रेड रिलेशनशिप इंग्लैंड और मुगल के बीच में एस्टैब्लिश ज़रूर करना चाहता था, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ। वो अकबर के टाइम पर आया था, अकबर के कोर्ट में। फिर बात करते हैं विलियम हॉकिंस की, जो कि एज अ कैप्टन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी ट्रेड रिलेशनशिप विद मुगल एम्पायर। 1608 में हॉकिंस जो है सूरत आया था, फिर वहाँ से आगरा गया था मुगल एम्पायर के यहाँ, और वो जहांगीर के कोर्ट में आया था। सर थॉमस रॉय, जो कि एक इंग्लिश डिप्लोमेट था, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में इस्टेब्लिश करने का। रॉय को भेजा था किंग जेम्स फर्स्ट ने मुगल कोर्ट में एज अ एम्बेसडर, और फिर वो वहाँ से जो है आगरा जाता है जहांगीर के कोर्ट में। तो जहांगीर के कोर्ट में 2 फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें आपको पहले से पता भी होंगी। हम आने वाली वीडियो में मॉडर्न इंडिया में इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो फॉर्म की थी कॉलबर्ट ने इन 1664। पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगाई थी फ्रांसिस्को कैरोन ने इन 1668। उसके बाद एक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगी थी इन 1669, और उसके बाद जो डुप्लेक्स था, जो फ्रेंच गवर्नर था, जब वो इंडिया आया था 1742 में, उसके बाद शुरुआत हुई थी एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट की, जिसको कार्नेटिक वॉर्स बोला गया है। पहली एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी 1746 से लेकर 1748 में, जिसमें जो नवाब ऑफ कार्नेटिक आर्मी थे वो हार गए थे फ्रेंच के ज़रिए।
और एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल इन 1748। दोस्तों ये वॉर हुई थी कि जो फ्रांस थी वो ऑस्ट्रियन नीदरलैंड पे कब्जा करना चाहती थी और ब्रिटिश इस चीज़ को रोक रहे थे। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर की, जो 1749 से लेकर 1754 तक हुई थी, जिसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट से। ये हुई थी हैदराबाद और कार्नेटिक स्टेट्स के ऊपर। फ्रेंच को लीड करा था जोसेफ डिप्लेक्स ने, जो सपोर्ट करते थे चंदा साहिब को इन कार्नेटिक और मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद। और ब्रिटिश को लीड किया था रॉबर्ट क्लीव ने, जो सपोर्ट करते थे नवाब ऑफ अरकट और मोहम्मद अली को। वॉर एंड हुई थी 1754 में। फिर ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोला गया था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसके बाद हुई थी थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो 1756 से लेकर 1763 तक हुई थी। इसमें फ्रेंच को डिफीट कर दिया गया था और एक नई ट्रीटी साइन हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस बोला गया था, और पौंडीचेरी को फ्रांस को रिटर्न कर दिया था इस ट्रीटी के अंडर। दोस्तों हमने मेडिवल इंडिया के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।